अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेल्थ टॉक। मैं हूँ आयशा रांझा और उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आपका रमज़ान और ईद बहुत अच्छा गुजरा। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उन सब दिल की बीमारियों के ऊपर जो कि हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं और उनसे रिलेटेड उन सब ट्रीटमेंट्स और सर्जरीज़ के ऊपर बात करेंगे विद हमारा फोकस ऑन बाईपास सर्जरी कि वो क्या हैं, वो किस तरह की जाती हैं और किन-किन लोगों को इफ़ेक्ट करती हैं। और इन सब चीज़ों के लिए ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद इमाम, जो कि न्यूयॉर्क के बहुत ही मारूफ हार्ट सर्जन हैं और बहुत सारे सालों से न्यूयॉर्क में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इमाम, कैसे हैं Walaikum आप? salam. Thank you, Aisha. Thank you very much. Yeah. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर इमाम। आज के टॉपिक के अंदर हम उन सारे दिल के मर्ज़ों के ऊपर बात करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी को अफ़ेक्ट करते हैं और फिर हम आहिस्ता-आहिस्ता उन सर्जरीज़ और उन ट्रीटमेंट्स के ऊपर बात करते हैं। तो एज़ अ हार्ट सर्जन डॉक्टर इमाम, आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन-कौन सी दिल की बीमारियाँ हैं जो हमारी लाइक साउथ एशियन पॉपुलेशन के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमनली आप ट्रीट करते हैं या देखते हैं इन योर प्रैक्टिस? So as I mentioned previous episode में mention किया था कि कॉर्नी आर्टरी डिजीज वे हार्ट की जो आर्टरी होती हैं उनमें जो ब्लॉकेज होता है बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड फैट एंड बैड डाइट से वो मोस्ट बहुत कॉमन है एंड दैट इज नंबर वन किलर of South Asian males, Indians, Pakistanis, Bangladeshis. So that is something which we should focus on. दूसरे भी हार्ट में भी सिकनेसेस होते हैं जैसे हार्ट में valve होता है एनरिज्म होता है एनरिज्म मतलब आर्टरी बड़ी हो जाती है लेकिन वो ज़्यादा कम है वो इतना कॉमन नहीं है हमारे साउथ एशियन पॉपुलेशन में कॉर्निया आर्टरी डिजीज वे हार्ट की आर्टरी की ब्लॉकेज बहुत कॉमन है एंड द प्रॉब्लम इज द प्रेवलेंस इज इंक्रीजिंग ज़्यादा देख रहे हैं और जवान लोगों में देख रहे हैं तो इन पेशेंट्स जो हम थर्टीज़ और फोर्टीज़ में पहले कभी नहीं देखते थे अभी तो इट इज़ बिकम सो कॉमन कि पेशेंट में थर्टीज़ में आ रहा है उसको ब्लॉकेज है तो दिस इज़ अ रियल प्रॉब्लम एंड इट इज़ अ प्रिवेंटेबल प्रॉब्लम 80% ऑफ द टाइम्स ये जो ब्लॉकेजेस होती हैं हम प्रिवेंट कर सकते हैं एंड दैट इज द पर्पस ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन आयशा यू एंड आई हैव टू एजुकेट द पॉपुलेशन इन द कम्युनिटी दैट ये सब प्रिवेंट कर सकते हैं अगर प्रिवेंट नहीं हुआ था ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या है वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं बट हमारा फोकस है सही। कॉर्नी आर्टरी डिजीज पे ब्लॉकेजेस आर्टरीज में सही। तो ये जो कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ आपने मेंशन किया, इसकी ज़्यादा हम थोड़ा-सा बात करते हैं, ज़्यादा क्या ट्रीटमेंट्स का ये हमेशा सर्जरी की तरफ जाता है या इसकी और भी आई गेस नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स हो सकती हैं? नहीं सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्यों जब सब पेशेंट्स देखते हैं व्हेन दे कम टू मी एंड दे से अच्छा ब्लॉकेज हो गया तो इसका मतलब है कि सर्जरी नहीं सर्जरी होना चाहिए नहीं दैट इज नॉट ट्रू 80% ऑफ द टाइम्स ये जो ब्लॉकेजेस हैं हम मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं मेडिसिन मतलब डाइट सही। करो एक्सरसाइज करो और कोलेस्ट्रॉल कम कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो कम कर देना चाहिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहिए डायबिटीज कंट्रोल करना चाहिए और कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग की मेडिसिन होती है उसको बोलते हैं स्टैटिन्स वो स्टैटिन्स लेके हुँ, ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है सो 80% ऑफ द टाइम्स ये मेडिकल ट्रीटमेंट कॉर्नियाटिस डिजीज को मेडिकली ट्रीट कर सकते हैं और खाली 20% ऑफ द हुँ। टाइम जो है स्टेंट लगाना होता है और बाईपास सर्जरी करना पड़ती है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या है ठीक है। और जो जिस आपने मेंशन किया कि मेडिकेशन से हम उसको बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान ऐसा है जो कि मेडिकेशन से कंट्रोल नहीं हो पा रहा या उनकी बॉडी का ऐसा मैकेनिज़्म है जो कि चीज़ें बहुत वर्स या बुरी होती जा रही हैं और बात पहुँच गई है सर्जरी की हद तक, तो हम हमारे देसी कम्युनिटी में हम सारे बहुत डर जाते हैं कि वो सर्जरी होने वाली है। तो अगर हम उस पे थोड़ा बात करें कि कौन-सी सर्जरी है जो कि की जा सकती है अगर कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ जो है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा कॉमनली डन सर्जरी? सो ये जो एब्सोल्युटली जो जो फियर था पहले कि हो अभी भी पेशेंट्स बहुत डरते हैं मैं नॉट जस्ट साउथ एशियन पेशेंट्स लेकिन साउथ एशियन पेशेंट्स में ज़्यादा मतलब इंडियन और पाकिस्तानी और बांग्लादेशी पेशेंट में ज़्यादा ये फियर है कल्चरली फियर है कि अगर हार्ट सर्जरी करेंगे तो वो डेथ में बहुत अच्छा हाई रिस्क होता है डेथ का अभी हार्ट राइट। सर्जरी बहुत सेफ हो गई है 98 टू हुँ, 99% पेशेंट्स सर्वाइव करते हैं और जो 1% जो नहीं सर्वाइव करते हैं ना वो बहुत सिक है ऑलरेडी जो सिक है सो अगर आप रिलेटिवली हेल्थी हैं 50s 60s 70s में भी हो और इवन 80s में भी हो और आप इन जनरल मोबाइल हैं तो 99% सर्वाइवल है वेरी इट इज़ वेरी रेयर टू हैव डेथ मोर्टेलिटी मतलब मरना बिकॉज ऑफ हार्ट सर्जरी के लिए
रिस्क ज़्यादा है, अगर आप कुछ नहीं करेंगे ना, तो उसका ज़्यादा रिस्क है। सो द रिस्क ऑफ हुँ, नॉट डूइंग एनीथिंग इज़ अ लॉट वर्स देन द बेनिफिट्स ऑफ द सर्जरी। सो दैट्स इसके लिए वो डॉक्टर से डिस्कस करना, फुल डिस्कस करना। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि कभी-कभी हम देखते हैं पेशेंट्स सर्जरी के लिए भेज देते हैं, लेकिन दे डोंट हुँ, नीड सर्जरी, दे कैन बी फिक्स विद जी। स्टेंट्स। ओके, स्टेंट्स जो मैं समझाऊंगा, तो वो रिस्ट से जो रेडियल आर्टरी है उससे एक नली डालते हैं हार्ट में, और हुँ, वो बलून करते हैं, और जो ब्लॉकेज होता है वो ब्लॉकेज को खोला देते हैं, और उसके हुँ, अंदर एक स्टेंट डालते हैं, मेटल की जो स्कैफोल्ड होती है, और वो स्टेंट डाल देते हैं। ये नॉन इन्वेजिव है, ये 1 घंटा लगता है इसको, और वो दूसरे दिन घर जाते हैं। और जो सर्जरी है तो ज़्यादा इन्वेसिव होती है, लेकिन हुँ, कोई पेशेंट्स के लिए अप्रोप्रिएट होना है, स्टेंट अप्रोप्रिएट है, और कोई पेशेंट्स के लिए सर्जरी अप्रोप्रिएट। तो ये डॉक्टर पर, ये जजमेंट है, डॉक्टर्स जजमेंट होना चाहिए। And that's why I feel it is very important. Okay, if you have heart problems and somebody recommends stent or somebody recommends surgery, it is very important to get a second opinion from a reputed center. You know, say from हुँ, like NYU or any other big hospitals in New York, they're all very good. It is very important to get a second opinion if somebody recommends a stent, or because most of the times, अगर heart attack ने अगर 90% of the times, so 95% of the times, ये हम देखते हैं, ये इलेक्टिव होती हैं, मतलब इमरजेंसी नहीं होती है। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट हुँ, सेकंड ओपिनियन टू मेक श्योर दैट इट इज द राइट ट्रीटमेंट फॉर यू, and it is not हुँ, unnecessary surgery or unnecessary stent. It's very important. I see this all the time in my practice. That's why I हुँ। feel it's very important that patients be educated about this. That always get a second opinion if you have the time. राइट। तो जिस तरह आपने कहा कि स्टेंट्स एक होते हैं बलून डालते हैं, अगर हम बात करें कि स्टेंट्स बहुत ज़्यादा कॉमन हमारी सोसाइटी के होता है कि हमने स्टेंट डलवा लिया, तो कितनी परसेंट तक स्टेंट्स जो हैं वो हार्ट डिज़ीज़ को क्योर कर लेते हैं? यानी कि कितनी ब्लॉकेज तक वो कवर कर लेता है और उसके बाद जो है स्टेंट्स नहीं डल सकते, अब हमें कोई और बड़ी सर्जरी तक जाना पड़ेगा? So ये डिपेंड होता है व्हाट हाउ मेनी ब्लॉकेजेस हैं, और ब्लॉकेज की क्या मतलब, और कौन सी आर्टरी ब्लॉक्स होती हैं, और उनकी डिग्री क्या है ब्लॉकेजेस की, और हुँ, हुँ, उनके जो ब्लॉकेज का जो पैटर्न होता है ना, लाइक एक स्मॉल जगह में होती है, स्मॉल एरिया में होती है, सो उस टेंट को बलून कर सकते हैं। लेकिन बहुत लंबा ब्लॉकेज हो तो उसको ये नहीं कर सकते हैं, बलून नहीं कर सकते, स्टेंट नहीं डाल सकते, इसके लिए बाईपास सर्जरी करना पड़ता है। इसके लिए इट इज़ वेरी जी। इंपॉर्टेंट that you speak to somebody who is an expert, and हुँ, हुँ, and sometimes some people have एक ये में concept बहुत important है, मैं patients को I want to patients to get this message। ये बोलते हैं अगर patients हो तो पूछना कि तुम्हारे hospital में heart team है क्या। What is a heart team? ठीक है। Heart team is a combination of doctors, a group of doctors where you have cardiologists and surgeons। वो आपके patient, आपकी जो ब्लॉकेजेस उसको डिस्कस कर सकते हैं, और जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट हो उसको फिट कर सकते हैं। मतलब हुँ, आप हुँ, जाएंगे कार्डियोलॉजिस्ट, वो बोलेंगे हाँ मुझे स्टेंट चाहिए। आप बोलेंगे, आप हुँ, जाएंगे सर्जन के पास, वो बोलेगा ये बाईपास सर्जरी करना। लेकिन दैट्स वाई एक टीम अप्रोच होना चाहिए, उसको बोलते हैं हार्ट टीम। जैसे हमारे एनवायू में है हार्ट टीम, और दूसरे हॉस्पिटल में भी होता है हार्ट टीम। हुँ, वो हुँ, वो डिस्कस करते हैं, अच्छा ये है मिस्टर मिस्टर खान की एंजियोग्राम है, इसके लिए क्या बेस्ट ट्रीटमेंट है। सो एक हुँ। ग्रुप मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट पेशेंट्स सीक आउट दैट हार्ट टीम कंसेंसस। क्योंकि ये इतना बड़ा प्रोसीजर है तो इसके अंदर सिर्फ एक ही बंदे की सुन के नहीं करना चाहिए, यस, अपने प्रोज़ कॉन्स देखने यस, चाहिए, देखना चाहिए कि आपकी ओवरऑल टीम की क्या रिकमेंडेशन है। तो राइट। स्टेंट्स के अलावा एक और बहुत ही मशहूर प्रोसीजर है एंजियोप्लास्टी जिसको कहते हैं। तो अगर आप उसके बारे में थोड़ा बताएँ कि वो क्या है और उसका डिफरेंशिएट करता है स्टेंट से और आई गेस बाईपास से किस तरह डिफरेंशिएट हो सकता है? So angioplasty and ballooning is the same thing, and वो ये wrist से जो रेडियल आर्टरी होती है, रेडियल आर्टरी यहाँ पर रिस्ट में होती है, एंड वहाँ हुँ, से नली डालते हैं, कैथेटर बोलते हैं, और वो हार्ट के आर्टरी में जाता है, और उसके अंदर वायर, ब्लॉकेज में अंदर वायर डालते हैं, और वायर से के बाद वायर के ऊपर बलून डालते हैं, एंड ऑन टॉप दे डू अ बलूनिंग। विद द बलून वो जो हुँ, ब्लॉकेज होती है उसको खोल देते हैं,
और ये जो ब्लॉकेज है उनकी टेंडेंसी है कोलैप्स होने के लिए। तो इसके लिए वहाँ का ऊपर रखने के लिए एक मेटल मैश होता है। स्मॉल होती है मतलब 3 और 4 मिलीमीटर्स की उसकी डायमीटर और वो डालते हैं और उसको एक्सपेंडेड रखते हैं ताकि वो कोलैप्स नहीं हो और जो बॉडी जो होती है वो ग्रो हो जाती है उसके मैश के अंदर। सो इसको बोलते हैं स्टेंटिंग। दिस इज़ अ लेस इन्वेसिव ऑपरेशन। इसको एक इट टेक्स अबाउट एन आवर, आवर एंड अ हाल्फ टू डू दिस एंड दर्द नहीं होता है, यू आर अवेक, you're wide awake when you're जी। मतलब थोड़ी sedation होती है मतलब आप जनरल एनेस्थीसिया के अंदर नहीं होते हैं एंड इन हुँ, हुँ। जनरल अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो विच 95 99 98% ऑफ द टाइम्स कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है तो आप नेक्स्ट डे जा सकते हैं और ये है हुँ, हुँ। लेस इन्वेजिव है, ये है एंजियोप्लास्टी एंड द मोर इन्वेजिव ठीक इज है। हार्ट सर्जरी एंड बाईपास सर्जरी विच वी कैन एक्सप्लेन। हुँ। ठीक है, तो स्टेंट्स और जो एंजियोप्लास्टी है वो लेस इन्वेसिव है और उसका रिकवरी टाइम भी बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और आपने कहा नेक्स्ट डे ही आप जो है घर जा सकते हैं, डिस्चार्ज हो सकते हैं। और ये जो एंजियोप्लास्टी है, ये आपने कहा कि जो जो आर्टरीज़ हैं, उनकी जो कम ब्लॉकेज है, उसके अंदर काम आ सकती हैं, वर्सेस जो बायपास सर्जरी है, वो अगर बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज हो, तो तब तब हो सकती है। तो राइट। बायपास सर्जरी जो है, वो क्या होती है और कितना रिस्क फैक्टर है उसका कि अगर आपकी तबीयत बहुत ख़राब है, तो अब आपको बायपास सर्जरी ही बचा सकती है? So bypass surgery has become very safe now compared to years ago. And like I said, 99.5% of the patients, I mean, it's very rare to lose a patient by bypass surgery than it used to be in the past, I mean, 30, 40, 50 years ago. वो भी अमेरिका में जो बाईपास सर्जरी करते हैं डिफरेंट है, स्पेशली न्यूयॉर्क में जो स्टैंडर्ड्स है बाईपास सर्जरी की और जो outcomes है, results है, they're much better than say other parts of the world or other parts of the United States. So यहाँ पर I would say 99 to 99% 5% सक्सेस होता है एंड हुँ, ऑब्वियसली रिस्क तो होते हैं। अब आपकी आपकी एज है, आपकी हार्ट के फंक्शन क्या है, मतलब डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, आप ओबिसिटी हैं, तो दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर्स जो बोलते हैं। ये डिटरमिन करता है हुँ, आपकी सक्सेसफुल कितना होगा और सक्सेस का परसेंटेज कितना होता है। लेकिन इन जनरल आई वुड से दैट 98 to 99% of the success होता है in most patients, even अगर even 70-year old हो, 80-year old हो, उनकी भी ये सक्सेस रेट बहुत हाई होती है, which has become very safe now than it used to be. सही। और अगर क्या बायपास सर्जरी कहते हैं ना ओपन हार्ट सर्जरी, क्या बायपास और ओपन जी हार्ट सर्जरी एक ही चीज़ है या इनमें भी डिफरेंस है? नहीं, सेम है बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स 95% ऑफ द टाइम्स ये स्टर्नम में इंसिजन होता है, मतलब ये ब्रेस्ट बोन होती है ना हुँ, सामने, यहाँ पर इंसिजन करते हैं, मतलब अब 4 इंचेस 4.5 इंचेस की इंसिजन होती है और वो सेम बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी सेम है, लेकिन उसकी दर्द इतनी नहीं है। पेशेंट्स को जो फ़ियर होता है, दे फ़ियर ओनली 2 थिंग्स। वन इज़ एम हुँ, आई गोना लिव? एम आई गोना डाई फ्रॉम दिस सर्जरी? मतलब इसकी मोर्टेलिटी है, मैं मर जाऊँगा ये। एंड द सेकंड उनका फ़ियर होता है कि दर्द कितना होता है। लेकिन वो दर्द भी हम मेडिसिन अभी ज़्यादा अच्छी हो गई, नारकोटिक्स नहीं है, हम दूसरे कॉकटेल यूज़ करते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंड लाइक टोराडोल, दूसरी दवाई हैं जो मॉर्फिन, पहले हम मॉर्फिन वापरते थे, अभी मॉर्फिन बहुत 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 कम, वेरी रेयर हम मॉर्फिन वापरते हैं पेन कंट्रोल के लिए। दूसरी मेडिसिन आई हैं हुँ, हमारे पास जो पेन इतना नहीं होता है और जो डरते हैं और पेन इतना नहीं होता है और 2 3 4 हफ्ते में पेशेंट्स रिकवर हो जाते हैं। वो हॉस्पिटल में यूजली फॉर 3 डेज, 3 दिन, मेजोरिटी ऑफ द टाइम 90% हॉस्पिटल में 3 दिन रहते हैं। और जो ब्रीदिंग ट्यूब होती हैं हॉस्पिटल में, मतलब जो ऑपरेशन के टाइम वो निकाल देते हैं, सो अब व्हेन यू आर वाइड अवेक जो ब्रीदिंग ट्यूब की नली होती है ना, वो जो वेंटिलेटर की, वो निकाल देते हैं, तो पेशेंट को बहुत फियर जी, होता है मैं ब्रीदिंग ट्यूब पर होगा, तो ये सब हुँ, चेंज हो गया है, इट्स बिकम मच बेटर, मच सही। सेफर एंड अ लॉट मोर टॉलरेटेड ऑपरेशन देन इट यूज्ड टू बी इन द पास्ट। हुँ, सही। ठीक है डॉक्टर साहब, इसी तरह हम अपनी डिस्कशन कंटिन्यू रखते हैं बायपास सर्जरी के ऊपर, हम लेते हैं एक छोटी-सी ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम बात करें डॉक्टर इमाम के साथ दिल के मर्ज़ों के ऊपर, उनकी ट्रीटमेंट्स के ऊपर और हम बात कर रहे हैं बायपास सर्जरी के ऊपर। तो डॉक्टर साहब आपने ब्रेक से पहले थोड़ा मेंशन किया कि बायपास सर्जरी अब सेफ़ हो गई है और उसके इतने
बुरे इफ़ेक्ट्स नहीं होते। तो अगर हम थोड़ा-सा अगर आप एक्सप्लेन कर दें कि बायपास सर्जरी का एग्ज़ैक्टली प्रोसीजर होता क्या है? और वो किस तरह अपनी आर्टरीज़ की जो ब्लॉकेज है, नलियों की ब्लॉकेज है, वो किस तरह ख़त्म होती है बायपास सर्जरी के थ्रू? सो बाईपास सर्जरी एज द नेम इम्प्लाइज बाईपास करते हैं जो आर्टरी जो होती है ब्लॉक हो जाती है तो एंजियोप्लास्टी में हम आर्टरीज खोल देते हैं बलून कर देते हैं लेकिन बाईपास सर्जरी में वो ब्लॉकेज वहीं रहती है एंड पेशेंट्स को बहुत फियर होता है ये हाँ वो ब्लॉकेज जो है वो मूव हो सकती है नहीं मूव नहीं होती है वो एकदम वहाँ पर इट स्टेज वेयर इट इज सो एज द हुँ, नेम हुँ। इम्प्लाइज इट्स बाईपास सर्जरीज हम आर्टरी लेते हैं दूसरे बॉडी बॉडी से मतलब ब्रेन लेते हैं हाथ में जो आर्टरीज होती हैं वी टेक दैट एंड न्यू पाइप्स क्रिएट करते हैं सो मतलब आपका जो मेन हाईवे जो होता है लाइक ग्रैंड सेंट्रल पार्कवे जो ब्लॉक्ड हो गया है तो हम हुँ, दूसरे हुँ। बाईपास करते हैं मतलब दूसरे रोड्स क्रिएट करते हैं मतलब दूसरे डिफरेंट हुँ, हुँ। पाइप्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी वी टेक इट and we sew it so that blood can flow downstream and supply the heart muscle. That is bypass. And most patients get three bypass hoti hain, char bypass hoti hain, five bypass hoti hain. It depends on how many blockages they have, but that's what it is. It usually takes about 4 hours and in the hospital for about 3 days. And वो पेन इतना खराब नहीं है रिकवरी बहुत बहुत अच्छी होती है एंड एक ही प्रॉब्लम है कि ड्राइविंग नहीं कर सकते 4 हफ्ते के लिए बाकी सब एवरीथिंग एल्स कर सकते अच्छा। हैं चलना फिरना हुँ, घर हुँ। में काम करना वेरी ऑफन पेशेंट्स वर्क पे भी जाते हैं मतलब हैवी हैवी वर्क नहीं लेकिन say behind a computer screen and things like that in about 10 days to 2 weeks so recovery was बहुत ज़्यादा है fast हो गई है compared to in the past and it is literally every year thousands of operations होती है bypass surgery की so हुँ, it has हुँ। become a very refined surgery now than it used to be and that is good for patients because it is very safe. राइट। तो बायपास सर्जरी एक अल्टरनेटिव ब्लड का पाथवे बना देती है कि आपका जो ब्लॉक्ड एरियाज़ हैं, जैसे आपने बताया हाईवे ब्लॉक्ड है तो आप सेकंड रोड्स निकाल Right, लेते हैं अपना ट्रैफ़िक कंटिन्यू right. करने के लिए या अपने दिल के अंदर ब्लड को कंटिन्यू करने के लिए। तो डॉक्टर साहब एज़ अ कार्डियोलॉजिस्ट आपने कितनी ज़्यादा मोस्ट कॉमन आर्टरीज़ को बायपास कर सकते हैं? लाइक 2 या 3 या सबसे ज़्यादा कितना ईज़िली की जा सकती है बायपास सर्जरी में? So once again ये साउथ एशियन जो पॉपुलेशंस में होती है ना उनकी जो आर्टरीज की ब्लॉकेज बहुत डिफ्यूज होती हैं मतलब नॉट वन नॉट टू लेकिन 3 4 5 आर्टरीज में उनकी ब्लॉकेजेस होती हैं और जो वाइट अच्छा। पॉपुलेशन जो है कॉकेशियन पॉपुलेशन उनमें यूजुअली वन और टू ब्लॉकेज में आती है इसके लिए इट्स अ वेरी डिफ्यूज हमारे जो एशियन की बाईपास ब्लॉकेजेस हैं उनकी जो पैटर्न जो है बहुत डिफरेंट है So हुँ, in general, एशियन पॉपुलेशन में साउथ एशियन पॉपुलेशन में हमारी 3 बाईपास होती है मोस्ट कॉमन में बोलता हूँ 4 या 5 बाईपास होती हैं ज़्यादा होती हैं हुँ, तो मतलब ज़्यादा बाईपास अच्छा है कि ज़्यादा बाईपास मतलब ज़्यादा खून होता है हार्ट को so मतलब द हुँ। मोर बाईपास इज डू द बेटर द हार्ट इज गोइंग टू रिकवर द बेटर फॉर द पेशेंट. और अगर किसी की 5 या 6 आर्टरीज़ को बायपास करना है, तो क्या वो एक ही ऑपरेशन के अंदर होता है या उसको डिवाइड कर देते हैं कि एक एक टाइम पे और एक-एक टाइम पे? नहीं एक ही ऑपरेशन में होता है तो मतलब तीन तीन बाईपास के लिए लगता है मतलब 3.5 hours और मे बी हुँ, हुँ। 5 बाईपास का लगता है मे बी यूजली टाइम टेकन इज अबाउट 4.5 hours 4.5 घंटे लगते हैं 4 साढ़े 4 घंटे लगते हैं ज्यादा कुछ फर्क सही, नहीं पेशेंट को नहीं महसूस नहीं होता है कुछ डिफरेंस. सही, ठीक है। और बायपास अगर एक दफ़ा हो जाए, तो ये बहुत ही एक कॉमन सवाल होता है कि क्या उसके बाद भी आर्टरीज़ के अंदर ब्लॉकेज हो सकती है या उसके बाद आप बिल्कुल हेल्दी रहेंगे अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए? No, and this is very, very important, Aisha, and I want you to translate this so that people understand exactly. No, so that is a misconception that patients have. कि एक bypass हो गया, हुँ, so it once and for all it is good. No, that is not true. ये जो bypass जो होती है, ये भी block हो सकती हैं. And the important thing is, एक बार bypass हो गया, so you have to change your lifestyle. You have to change your habits. You have to exercise, watch your diet, get regular checkups because the bypasses get वो भी ब्लॉक हो जाती इवन फास्टर ब्लॉक हो सकती हैं अपने नेटिव हुँ, आर्टरीज के कंपेयर टू सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट दैट डज नॉट मीन दैट bypass is the cure all. No, you have to take care of the disease atherosclerosis जो बोलते हैं ये कंट्रोल करना चाहिए and that is good for the patient because ये सेम जो आपका ब्लॉकेज होती है हार्ट के लिए वो ब्रेन को भी कर सकते हो आप अगर
कंट्रोल करेंगे ये हुँ, आथरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस, तो स्ट्रोक का भी रिस्क कम हो सकता है, किडनी फेलियर का भी रिस्क कम हो सकता है, गैंग्रीन जो होते हैं हार्ट पैर में वो उसमें भी रिस्क कम हो सकता है. So it is a wake. हुँ, I say tell patients that this is a wake up call for you. If you have heart surgery, if you want to increase your life, it is a wake up call. The heart surgery is not going to prolong your life. You have to change your lifestyle, your diet, your exercise, हुँ, and take control on your health. Emotional, mental, I mean, physical, everything. You have to change. It's a whole change of life. आपकी life बदल जाती है. For the better though, for हुँ, the better, not for the worse. हुँ। क्योंकि दिल आपकी पूरी बॉडी को खून सप्लाई कर रहा है, तो अगर वो ही ठीक नहीं होगा तो आप ब्रेन या किडनी जैसे Absolutely. आपने मेंशन किया वो ऑर्गन्स भी सही तरह फंक्शन ही नहीं कर पाते। सही। तो Absolutely. एक और जी, एक और बात भी मशहूर है डॉक्टर साहब कि इस बायपास सर्जरी के दौरान दिल को बंद किया जाता है। तो क्या ये बात सही है? और अगर सही है तो दिल को फिर किस तरह सपोर्ट करते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी? कोई मशीन्स के Mm. साथ अटैच करते हैं? हाँ, सो जो बाईपास के टाइम में जो करते हैं तो ये हार्ट की जो आर्टरीज जो होती हैं दे आर यूजुअली 2 millimeters 3 millimeters इन साइज. सो व्हेन वी डू द सर्जरी हम माइक्रोस्कोप वी वेयर मैग्नीफाइंग ग्लासेस स्पेशल ग्लासेस होते हैं ऑपरेटिंग करने के लिए. तो हुँ, इसके लिए हम प्रिफर करते हैं हार्ट जो स्टिल होना चाहिए. सो ठीक मेडिसिन है। डालते हैं हार्ट में, बट सो when the heart is stopped, the body is supported by something called the heart lung machine. वो machine है, वो बहुत safe है, it's हुँ, very safe, and that gives blood to the whole body while the heart is stopped and the artery and the bypass is being performed. हुँ, Most of the हुँ, times, the heart is usually stopped for about 60 minutes to 90 minutes, most of the time. And then the heart just comes back to life. You give medicines for the heart to start back up again and it starts beating again. It is very, very, very rare because that is a fear patients have. It is very rare the heart वापस नहीं चालू हो सकता है. I mean, that is that's very uncommon. And almost always the heart comes back to life and we finish the operation, close the incision, and patient goes to the ICU. ठीक है। और अगर आपसे बायपास सर्जरी हो गई है और आप अच्छा रिकवर कर रहे हैं, तो एक अच्छा लाइक सेफ रिकवरी पीरियड क्या है कि 1 वीक है या 5 डेज़ हैं? क्या एक अच्छा स रिकवरी पीरियड के अंदर बंदे को रिलैक्स करना चाहिए? No, I mean, we don't want patients to relax. We want them to be active because once the heart is हुँ, fixed, once हुँ। the operation is done, patients have this misconception hota hai, especially Indians, Pakistani, Bangladeshi patient, oh, rest karna chahiye. That is not true. Heart is fixed, operation ho gaya. Now go ahead, start walking, exercising, go out, get some fresh air, be more active. And but in general, I think it takes about 2 or 3 weeks for full recovery after heart surgery. But patients are walking the next day, they're climbing stairs the next afternoon. So you can walk and do everything else, but just to get your full strength back, full 100% recovery के लिए 2-3 हफ्ते लगते हैं. लेकिन हॉस्पिटल में only ठीक for है, 3 or 4 days, 3 days. सही। तो हॉस्पिटल में 2 से 4 दिन बाद आप घर जा सकते हैं और पूरा आपका रिकवरी टाइम 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। Mhm. उसके दौरान Yeah. आपने पहले मेंशन किया कि ड्राइविंग जो है उसको अवॉइड करना चाहिए, तो इसके पीछे क्या रीज़न है कि ड्राइविंग को अवॉइड करना चाहिए बायपास सर्जरी के बाद? So driving because the incision has to heal. The bone जो होता है ना sternum ये सामने breast bone बोलते हैं. हुँ, हुँ। ये incise करते हैं और and then to after the operation is done we close the chest. हुँ, And हुँ। this healing of the bone takes about 4 weeks. That is the reason, not because the heart has to heal, but the incision जो होता है, because that has to heal. That's why it takes about 4 weeks. जो steering wheel जो करते हैं ना तो movement होता है bone में. So we don't want हुँ, that to हुँ। happen, and that's why we prefer that the patient not drive for about. But he can sit in the car, yeah, he can sit at the back, and he can go around so to for the hospital checkups and things like that. But it's only because the bone has to heal. सही है। अच्छा डॉक्टर साहब आपने कहा ओवरऑल तो आपने बताया कि ये बायपास सर्जरी बहुत सेफ होती है और ऑब्वियसली आपकी रिकवरी डिपेंड करती है कि आपको पहले कोई बीमारियाँ हैं या जैसे ब्लड Right, प्रेशर, डायबिटीज़। right. लेकिन जो आपने बताया कि इंसिजन्स लगती हैं अपनी ये बोन के ऊपर, क्या उन इंसिजन्स को इन्फेक्शन लगने का कोई रिस्क फैक्टर है और अगर है तो वो क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं? Yeah, that's a good question, Aisha, because that is a very common, uh, once again, misconception that patients have. थे हमारे पास diabetes है तो incisions नहीं heal हो सकती हैं.
हुँ, 70% of जब पेशेंट्स करते हैं उनके ऊपर सर्जरी करते हैं दे आर डायबिटिक and almost all of them heal. The risk of infection now is again less than 1%. In the past, the हुँ, risk of infection, especially diabetics patients, risk था मतलब 10-15% था आपका risk infection के लिए. अभी risk less than 1% है. क्योंकि एंटीबायोटिक्स भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। हमारी जो टेक्निक्स जो होती हैं ऑपरेशन करने के लिए वो भी चेंज हो गई हैं। एंटीबायोटिक्स की टाइमिंग भी चेंज हो गई है एंड वी हैव बेटर कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ इन द हॉस्पिटल। लाइक जो डायबिटिक्स जो आते हैं हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए उनको हम इंसुलिन ड्रिप पर लगा देते हैं 24-48 आवर्स हीलिंग के लिए। सो risk of infection, to answer your question specifically, risk of infection is very low. And risk of blood transfusion भी करते हैं ना people वो भी कहता है oh I don't want blood. Risk of blood transfusion is also very low, less than 5% होता है bypass surgery के लिए transfusion. So infection, blood transfusions, death, ये बहुत uncommon हो गए heart surgery के लिए now. It's very very हुँ। uncommon, and we have techniques to prevent these things, these complications. तो डॉक्टर साहब जैसे आपने कहा कि रिकवरी पीरियड के अंदर जो है इंसान नॉर्मल लाइफ में आ सकते हैं, लेकिन इसके दौरान क्या आप पेशेंट्स को ब्लड थिनर्स या किसी मेडिकेशन के ऊपर डालते हैं? यस एस्पिरिन और कभी कभी प्लाविक्स होता है लेकिन एस्पिरिन होती है जो नॉट कूमिडिन। पीपल समझते हैं कि कूमिडिन कूमिडिन एक अलग होती है एस्पिरिन के लिए टेस्टिंग कुछ नहीं करना चाहिए खाली एक 81 मिलीग्राम्स एस्पिरिन रोज लेते हैं। दैट सही इज है, गुड ठीक है। बिकॉज एस्पिरिन खाली नॉट जस्ट बाईपास सर्जरी के लिए लेकिन वो स्ट्रोक भी प्रिवेंट कर सकता है किडनी फेलियर भी प्रिवेंट कर सकता है। सो इट इज अ गुड मेडिकेशन फॉर पीपल हु हैव हार्ट सर्जरी टू बी ऑन इन जनरल फॉर द होल बॉडी। ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब, इसी तरह हम लेते हैं एक छोटी-सी ब्रेक और हम आगे अपनी डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। जी, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं बायपास सर्जरी के ऊपर डॉक्टर इमाम के साथ। और साहब हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि आपने कहा एस्पिरिन जो एक ब्लड थिनर है वो बहुत कॉमनली दी जाती है राइट उन लोगों को जो कि बायपास सर्जरी से रिकवर कर रहे राइट। हैं। तो ये कितना अरसा ये मेडिकेशन कंटिन्यू रखनी पड़ती है या आप कुछ अरसे बाद इसको छोड़ सकते हैं? No, in general, I think it should be lifelong. I think it should be lifelong. I think because not just bypass surgery के लिए, I think aspirin has a very good protective effect for to prevent further heart attacks, to prevent strokes, to prevent other complications. No, so lifelong. Unless कोई सही है। bleeding की complication हो आपको तो फिर बंद कर सकते हैं after 6 months. But in general, it is prescribed for your entire life. ठीक है, तो बायपास के बाद आपको अपनी एक ब्लड थिनर मेडिकेशन कंटिन्यू रखनी Right, पड़ती है फॉर अपनी पूरी right. ज़िंदगी के लिए। सही। तो डॉक्टर साहब अगर हम बात करें कि अगर आपके पेरेंट्स को बायपास या कोई आपकी फैमिली के अंदर कोई ऐसा बंदा है जिसको हिस्ट्री है ओपन हार्ट सर्जरी की, तो क्या ज़रूरी है कि ये आगे ये चीज़ ट्रैवल करेगी या इट जस्ट डिपेंड्स कि आपके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? No, I think genes and once again, a South Asian population where genetics plays a very important part. So by the time you're 40, actually in your 20s, my recommendation is that you should get a lipid profile checked. मेरा lipid profile अगर normal हुआ तो हम after 10 years कर सकते हैं. And by the time you're 40 years old, आपको, if you have a risk factor in your family where somebody has had bypass surgery or a stent or a heart attack, you should get a cardiac CT scan. It takes 5 minutes. बहुत radiation का जो dose है बहुत कम होता है, and it will predict, it will show whether your risk of a heart attack is there or not. So if you have a family history of somebody who's had bypass surgery, your risk is much higher. Now you can prevent it. You can prevent the risk by taking controlling your diabetes, your cholesterol, your sugar, and being active. But your risk will always be there. So you always have to be aware of it moving forward. And that is और very ये जो common genetic in South Asian populations. We see it in a lot of families. There's and multiple family members have it. भाई को होता है, parents को होता है, and the sisters, brothers, uncles, aunts, they all have hearts. So it's a very common problem. राइट। और ये जो आप लिपिड प्रोफाइल और जो स्कैन कह रहे हैं, क्या ये कितना फ्रीक्वेंटली कराना चाहिए कि लाइफ में एक दफ़ा ही करा लें तो ठीक है या हर साल करवाना चाहिए? Now, initially, my recommendations, especially in South Asian populations, in the early 20s, में अगर normal हुआ, lipid profile करना चाहिए. And if it's normal, then you can do it at 5 years and at 10 years. But if it's abnormal, you have to make
dietary changes. You have to change your diet, your exercise, and then follow it every year. You have to be under the care of a physician. And sometimes, just if the diet and exercise doesn't work, then cholesterol lowering के लिए medicines होती हैं, like statins बोलते हैं. You should be on statins. But initially, it's you always start with diet and exercise, and then you can add the statins. But it should be followed. You cannot let go. That is a common mistake patients make. They check करते हैं, it's normal, and they give up. Or अगर भी, even if it's abnormal, they don't follow up on it, and that's where they end up with heart attack. So I think it's very important that this is a, because remember, as I said in the beginning, Aisha, that blockages, coronary artery disease is a preventable problem. Even if you have a genetic history, it is a preventable problem that you can prevent, and the way you prevent it is being on top of it. And everybody in the family should be aware of it, not just the patient, the husband, the wife, the father, so that it becomes a family decision. This is a family problem, and it is a social issue as well as a medical issue. And that's what I want to stress on, that everybody should be involved in this and everybody should be made aware of this. राइट, बिल्कुल। और इसी तरह अगर हम बात करें कि क्या स्ट्रेस जो हमारी डेली लाइफ के अंदर है, क्या ये भी कंट्रीब्यूट करता है कि आपके हार्ट डिज़ीज़ के ऊपर, या सिर्फ़ आपकी आई गेस जीन्स और आपकी ईटिंग हैबिट्स और जो ऑलरेडी आपको बीमारियाँ हैं, सिर्फ़ वही कंट्रीब्यूट कर सकती हैं? No, stress is definitely a risk factor in this. And unfortunately, especially, I was discussing earlier that basically stress, especially for immigrant families, it's a real problem. First generation South Asians who come, especially in a big city like New York, it's a real problem. Now you have to do something to prevent stress. Now, not stress is stress. I mean, it's just life. You cannot take it away. But if you can use, methods like yoga, meditation, and things like that to mitigate stress, I think that would be a good thing. But stress is definitely a big contributor, especially in our South Asian immigrant families. It's a huge contributor to heart disease. हुँ, हुँ। तो डॉक्टर साहब, एज़ अ डॉक्टर आप क्या एडवाइस देंगे पेशेंट्स को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखने के लिए जिन्होंने हार्ट सर्जरी करवानी है और वो बहुत डरे हुए हैं? I think I think second opinion is important. I think if you हुँ, go and speak to one doctor and then the other doctor, can sort of confirm with you that you do need bypass surgery, then I think patients feel better, because every patient goes through this phase where initially they deny, nahi mujhe nahi karna hai, then हुँ, acceptance hota hai, and then when they accept, हुँ, then they can start discussing that it's not as bad as they make it sound to be. And doctor से discuss करना कि risk factors क्या है, मुझे क्या risk है, percentage देना मुझे. Give me actual हुँ, numbers, not just, oh, I will be okay, I will not be okay. क्या percentage है? If they hear that there's a 95, 99% chance they will be fine, they feel better about it. Oh, so there's less than, yeah, this is, you'll be home in 3 days. So patients feel better. So I think a lot of coming to terms with heart disease is mental. And I think talking हुँ, to, just going on Google sometimes is a bad thing, because if you go on Google on the internet, online जाते हुँ, हैं तो बहुत सा misinformation भी होता है. And जो bad stories होती हैं, only the failure stories होती हैं. जो success stories most people don't put on online. So I हुँ, think it's very important that try to avoid going online if possible, and try to talk to maybe a few doctors about it if they're not convinced. I think that's never a bad thing. Second, especially in a place like New York, you have a lot of options. You can go and speak to other physicians. Somebody recommend, is a stenting an option? Is bypass? Do I need bypass surgery? And what is my risk? I think all those things are very, very important. बिल्कुल, आई थिंक डॉक्टर से मशवरा लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ जैसे आपने कहा Yes. गूगल पे चले जाओ तो वो तो आपके Yes. सिर में दर्द भी है तो आपको कहते हैं आपको कैंसर डायग्नोज़ हो गया, और हम सारे डर जाते हैं अपने घर के अंदर। तो सेकंड Right. ओपिनियन और अपने एक कार्डियोलॉजिस्ट और अपनी डॉक्टर की टीम से Yes. मशवरा लेना बहुत ज़रूरी है अपनी हार्ट कंडीशन को Yes. मैनेज करने के लिए। Yes. तो डॉक्टर साहब, इस सारे सिनेरियो में फैमिली का क्या रोल है? वो किस तरह अपने जो अपना फैमिली मेंबर है उसको सपोर्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम? Yeah, no, it is very important, and it is very. I have seen this, that patients who have a good family support, they recover much better. They recover better. They do well long term. And patients who don't have good family support, some patients अलग alone होते हैं यहाँ पर, उनकी family इंडिया में होती है, उनका community का help नहीं होगा ना, so they don't do well.
So I think it is very important to have good family support in the healing process before the surgery and more so after the surgery. It has been my Mhm. observation that that patients who have good family support just do better after heart surgery and in the long term. राइट, बिल्कुल। क्योंकि आपने जैसे कहा मेंटल सपोर्ट हो तो आप Yes. रिकवरी बहुत जल्दी कर Yes. सकते हैं ना, विल पावर हो तो आप बहुत Yes. जल्दी रिकवर कर सकते हैं। हार्ट डिज़ीज़ और बायपास सर्जरी से रिलेटेड वो जो मिथ्स हैं, जो अफ़वाहें हैं, वो उनको हम डिस्कस करते हैं। तो जिस तरह आपने पहले भी मेंशन किया कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्निक्स आ गई हैं। तो क्या ये भी है कि हार्ट सर्जरी सिर्फ़ रोबोट्स करते हैं या ये बात सच नहीं है, अभी डॉक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं सर्जरी के अंदर? No, absolutely. Doctors are still involved. There are certain heart surgeries where we use a robot for, but जो bypass surgeries जो करते हैं वो just hands on हाथ से जो करते हैं more precise होता है. The valve surgery हम कर सकते हैं कभी कभी जो robot से कर सकते हैं mitral valve surgery. लेकिन जो bypass surgery की हम बात करते हैं it is still being done. I would say 99% of the times with the hand and 1% of the times with the robot. But the hand is still better than the robot. राइट, ठीक है। डॉक्टर्स का मौजूद होना अभी भी बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, सर्जरी के Absolutely. दौरान। राइट। दूसरी एक और बहुत कॉमन बात है कि लोग कहते हैं कि बायपास सर्जरी सिर्फ़ जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनके लिए, लेकिन क्या ये यंग लोगों के अंदर भी देखी जा रही है? Aisha, this is a very, very good question. It's a very good point you brought up because we are seeing, especially South Asian population में अभी देखते हैं 30s, 40s में heart surgery होती है, which we never saw 20 years ago. And now it may be because of the stress and the immigrant population coming in, but and especially South Asian populations is always 10 to 15 years younger than the हुँ, native, like the white Caucasian population, American population. So it is being seen in younger patients because of bad diet, junk food. Smoking is very, very common problem amongst the young because of the stress. They tend to smoke, and so that leads to premature coronary artery disease and blockages. So yes, we're seeing it in a much younger population. It's become an epidemic. It's getting worse instead of getting हुँ, better. There's in general, heart surgery around the country is becoming more safe, better. But amongst the immigrant South Asian population, especially in the New York area, it's actually worse. We're seeing a lot more than we ever did before. हुँ। ये तो हमारी यंग पॉपुलेशन की एक बहुत अलर्ट करने वाली बात है कि आप लोग भी सेफ नहीं हैं, आपकी जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको भी आपने मॉनिटर करते रहना है सो दैट यू आर नॉट एट द रिस्क फॉर हार्ट डिज़ीज़ अर्ली Right. ऑन। तो एक और बात है कि लोग कहते हैं कि अगर आपके दर्द नहीं हो रहा, आपको बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटी ठीक है, इसका मतलब ये है कि दिल का कोई मसला नहीं है और डॉक्टर अगर कह रहा है कि आपको कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत हो, तो उसको अवॉइड करो क्योंकि हमारी एक्टिविटी तो ठीक है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, अगर आपको risk factor हो, if you have the risk factors, if you have somebody in your family member who had heart problems और आपकी जो cholesterol high होगी और high blood pressure diabetes होगा, तो sometimes silent heart attack होते हैं. So not everybody, हुँ, खाली 50 or 60% जो patients होते हैं उनको symptoms होती हैं. और उससे 30-40 patients को कोई symptoms नहीं होती है. कभी-कभी उनको shortness of breath होता है, मतलब सांस फूलती है चलने के लिए. Lekin in general, not everybody has all the symptoms. So if you have the risk factors, family history ho, diabetes ho, high lipids ho, so you should consult a cardiologist or at least get a cardiac CT scan जो मैं बोला था. It's very हुँ, cheap. हुँ, Most of the time the insurance covers it, but I think it costs about $200. I'm not sure, but it is really worth every penny. And it is very little radiation. And if you have the risk factors, you should get the cardiac CT. And there are some signs on the cardiac CT we see which make us okay. This patient needs an angiogram or a dye test. But initially, just a cardiac CT is good enough. सही, ठीक है। तो डॉक्टर साहब अगर आपकी सर्जरी हो जाए तो क्या ये बात सही है कि सर्जरी के बाद आपको सिर्फ़ बॉइल्ड खाना ही खाना है और आपको सिर्फ़ परहेज़ी खाना ही खाना है या आप अपनी एक्टिविटी और अपने खाने डाइट को नॉर्मल भी कर सकते हैं? ऐज़ इन लाइक हमारे साउथ एशियन के अंदर तो हमारा मसाले बहुत होते हैं, तो क्या Yeah. बैक टू दैट डाइट जा सकते हैं या सिर्फ़ बॉइल्ड ही खाएँ? The masalas are good. I think turmeric, jo masala ham, and chili, red chili, and all those are good things. I think what is bad is the fried food और carbohydrates. So वो जो समोसे खाते हैं, right? White rice अच्छा नहीं होता है. समोसे, anything deep fried अच्छा नहीं है.
फिश ज़्यादा हुँ, खाओ। Fish is very important. गोश्त खाओ लेकिन maybe once a week is good enough. So it's not necessary that you have to have boiled food. More fruits, सब्जी खाना, लेकिन सब्जी जो खाते हैं जो फ्राइड सब्जी नहीं खाना, मतलब more salads खाओ, हुँ, हुँ, कचुम्बर खाते हैं, have more of that. But you should know that is, I think it is a myth that you only eat boiled food. You can, but you just have to be very aware and conscious of what you eat. और क्वांटिटी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इट्स नॉट जस्ट मतलब क्या खाते हैं, क्वालिटी तो इम्पोर्टेंट है लेकिन क्वांटिटी कम खाना चाहिए. डोंट ईट टू मच, हुँ, ईट लेस and eat more healthy food. But once in a while, it's okay to eat meat and a little fried food once in a while. But in general, avoid fried foods, avoid a lot of ghee, and avoid a lot of carbohydrates, white rice and samosas and all the farsan and things like that. Yeah. सही, बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल अपनी डाइट को मॉडरेशन के अंदर रखना चाहिए, ना ज़्यादा एक्सट्रीम पे कि बहुत ज़्यादा बॉयल खाएँ या ना बहुत ज़्यादा फ्राइड खाएँ। तो इसी तरह हम पहुँचे अपने शो के एंड पे। थैंक यू सो मच डॉक्टर इमाम, आपने अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन Thank you. और एडवाइस हमारे साथ शेयर की और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले एपिसोड्स के अंदर हम और भी बहुत ही अच्छे टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। इसी तरह हम खुदा हाफ़िज़ करते हैं और अपने व्यूअर्स को अगले एपिसोड में मिलेंगे।